जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। बहुत स्वागत है आप सभी का फोर्स MPPSC के इस यूट्यूब चैनल पर। और जो नई सीरीज़ आप लोगों के लिए हाजिर है उसमें हम लोग परीक्षा के मद्देनज़र अलग अलग जो पेपर्स हैं उनके 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर, उसके संभावित स्वरूप में उन प्रश्नों पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। उसी का आज दूसरा ये फेज़ है और इसमें वहाँ से मैं आगे बात करना शुरू करूँगा जहाँ हमने पिछले लेक्चर में रुका था। और यहाँ देखिए, जब हम लोग बात करते हैं कि भाई जो संवैधानिक विकास क्रम है, भारतीय संविधान का जो विकास क्रम है या जो संवैधानिक यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, संवैधानिक इतिहास है ना, जो संवैधानिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके अंतर्गत कैसे प्रश्न बन सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि संवैधानिक इतिहास के दौरान हम बहुत सारे एक्ट के बारे में पढ़ते हैं जो क्रमशः ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन को रेगुलेट करने के लिए, कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण के लिए, या फिर भारत में ताज के शासन के प्रबंध के संदर्भ में जो है वो पारित किए गए थे। अब उन्हीं संदर्भ में हम लोग यहाँ तक बात कर चुके थे। 1873 का एक्ट में बता चुका था। अब यहाँ हम लोग देखते हैं 1909 का एक्ट। देखिए 1909 का जो एक्ट है ना, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये लेक्चर रहेगा आप लोगों के लिए। यहाँ आप फॉर्मेटिंग सीखेंगे उत्तरों की। मार्ले मिंटो सुधार इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस सिफारिश पर या जिस रिपोर्ट के आधार पर ये एक्ट निर्मित हुआ था या पारित हुआ था उसको मार्ले और मिंटो इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर बनाया था। आप लोगों को मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाके बताऊं कि 1858 का जो एक्ट था दोस्तों, यहाँ पर 2 पद बने थे। एक होता था भारत का वायसराय, क्या कहलाता था? भारत का वायसराय। और जो दूसरा महत्वपूर्ण पद होता था दोस्तों वो कहलाता था भारत राज्य सचिव। भारत का राज्य सचिव। तो इन दोनों पदों पर आसीन जो व्यक्ति होते थे वो दोनों भारत के प्रशासन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। और यहाँ हम देखेंगे कि जो लॉर्ड मिंटो था वो भारत का वायसराय था, जबकि यदि हम बात करें भारत राज्य सचिव की तो इस पद पर मार्ले ये इस समय पर आसीन था। और दोनों ने संयुक्त रूप से जो रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की थी और जिसके आधार पर, यानी उनके द्वारा प्रस्तुत प्रारूप को पारित करके जो एक्ट बनाया गया था उसी को 1919 का भारत सरकार अधिनियम के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब यहाँ पर पूछा है कि उसकी विशेषताएं, तो यहाँ देखिए 3 बिंदुओं में उसकी विशेषताएं हम लोग बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कि पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन या पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध यहाँ किया गया था। आइए इसको जानने की कोशिश करेंगे कि पृथक प्रतिनिधित्व क्या होता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी कहा था कि हमारी जो तैयारी होती है वो 2 आधारों पर होती है। एक होता है फैक्ट और दूसरा होता है कॉन्सेप्ट। यहाँ ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट है आपके सामने कि कम्युनल इलेक्शन या कम्युनल रिप्रेजेंटेटिज्म क्या होता है, ये इसको समझने की कोशिश करें। तो यहाँ आप देखिए पृथक प्रतिनिधित्व जो कि सांप्रदायिक आधार पर था। इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से अभी निर्वाचन होता है वो सांप्रदायिक आधार पर ना होकर के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। लेकिन यहाँ पर जो निर्वाचन की पद्धति थी, क्योंकि अंग्रेजों का फूट डालो राज करो का जो एक ट्रेंड था, जो एक नीति थी, उसको फॉलो करते हुए उन्होंने पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। यानी कि जो हिंदू हैं प्लस मुस्लिम हैं, है ना, इन दोनों के बीच में निर्वाचन क्षेत्रों को बांटा गया जनसंख्या के आधार पर। मुस्लिम, है ना, मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर इनके बीच में विभाजन कर दिया गया। और जिन क्षेत्रों में मुस्लिमों का बहुल होता था वहाँ पर केवल मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता था, जहाँ हिंदुओं का होगा वहाँ हिंदू कैंडिडेट। तो इस आधार पर समाज को राजनीतिक आधार पर विभाजित करने का एक ये दुष्षड्यंत्र था। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी पहली जो शुरुआत थी वो कब की गई थी? 1909 के एक्ट के आधार पर की गई थी और इसकी सिफारिश मिंटो ने की थी। इसलिए मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहते हैं। यहाँ न केवल आपको यहाँ पर जो सामने है वो समझ में आएगा, बल्कि आपको और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से, खास करके मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। तो लॉर्ड मिंटो कौन था जिसको सांप्रदायिक या पृथक निर्वाचन का जनक कहते हैं? तो वो लॉर्ड मिंटो था।
आगे बात करते हैं कि केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने तथा पूरक प्रश्न पूछने आदि का अधिकार दिया गया। अब यहाँ पर फिर वही वाली बात आएगी कि जो पुराने एक्ट में होता है वही अगले एक्ट में भी होता है। तो इसके पहले जो एक्ट आया था वो था 1892 का एक्ट, और 1892 के एक्ट में संसदीय व्यवस्था का यहाँ पर विस्तार तो हुआ था, लेकिन यहाँ वाद विवाद करने के लिए नियम पहली बार बनाए गए और पूरक प्रश्न पूछने की आज़ादी भी 1909 में दी गई, जो 1892 के एक्ट में प्राप्त नहीं थी। भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति प्रदान की गई भारतीयों को, और यहाँ पर एक सदस्य नियुक्त किया गया था, है ना। 1909 में एक सदस्य था और 1919 में ये सदस्य हो जाएंगे 3। तो इस तरीके से 3 प्रमुख प्रावधान हैं जिनको आप याद रख सकते हैं और बहुत अच्छे से 1909 के एक्ट की या मार्लियामेंटो सुधार की ये 3 बड़ी विशेषताएं हैं जिनको आप 3 मार्कर में मेंशन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। 1919 का एक्ट, अब देखिए क्या होगा, वही वाली बात होगी जो मैंने अभी बताया आपको कि हर अगले एक्ट में पिछले एक्ट की बात को ही बढ़ाया जाता है। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। द्वैध शासन क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया है। द्वैध शासन यानी डबल गवर्नेंस, दोहरा शासन। यहाँ पर जितने भी विषय थे दोस्तों, जितने भी विधायी विषय थे या प्रशासनिक विषय थे, उनको आरक्षित और हस्तांतरित इन 2 प्रकार के विषयों में विभाजित कर दिया गया। जो आरक्षित विषय थे वो गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारिणी के पास रखता था, और यहाँ हस्तांतरित विषय गवर्नर जनरल ने अपनी मंत्रिपरिषद को सौंप दिए थे, जिसमें भारतीय सदस्यों की संख्या भी शामिल थी। आरक्षित विषय वो थे जिनको कह सकते हो आपकी यहाँ उत्तरदायित्व कुछ भी नहीं था, सिर्फ अधिकार थे, और हस्तांतरित विषय वो थे जिसमें आप कह सकते हैं कि अधिकार कुछ भी नहीं था, सिर्फ उत्तरदायित्व था। तो इसी कारण द्वैध शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है, अधिकार रहित उत्तरदायित्व और उत्तरदायित्व रहित अधिकार। ये चीज आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट की। तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, जिसका पहला या प्रथम सदन क्या था, राज्य परिषद, है ना, इसकी संख्या 60 सदस्य थी, और दूसरी केंद्रीय विधानसभा 44 सदस्य, यानी कि पहली बार केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका का प्रावधान हुआ। ये राज्य परिषद आज की राज्यसभा के समकक्ष है, राज्यसभा के जैसी है, और केंद्रीय विधान परिषद ये आज की लोकसभा के समान है ना। आपसे कभी पूछ लिया जाए कि लोकसभा को पहले क्या कहा था 1919 के एक्ट के आधार पर, तो उसका नाम था केंद्रीय विधान सभा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन की भी बात की गई, यानी कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, एक पीएससी का गठन होगा, ये प्रावधान इसमें किया गया। और इसी एक्ट की सिफारिशों के आधार पे आगे जाकर के ली कमीशन या रॉयल कमीशन जिसको कहते हैं, उसने भारत में एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया था। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद होना चाहिए। 1919 के एक्ट की हम लोग बात कर रहे थे। 3 मार्कर यदि क्वेश्चन आते हैं, यहाँ देखिए आपकी जानकारी की दृष्टि से मैंने 3 पॉइंट बना दिए, लेकिन यदि एक लाइन में उत्तर लिखने को आएगा तो आप कॉमा कॉमा करके तीनों फैक्ट को एक ही लाइन में डाल देंगे। कैसे डाल देंगे मैं आपको बता देता हूँ कि इस अधिनियम के प्रमुख विशेषताएं बतानी है आपको। आप डायरेक्ट लिखेंगे कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली, है ना, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका और एक लोक सेवा आयोग का गठन इसकी प्रमुख विशेषताएं थी। बात खत्म। ये समझाने के लिए मैंने 3 पॉइंट बनाए, आप कंफ्यूज ना हो। 3 पॉइंट लिखने की जगह अगर हो तो ही लिखना, अन्यथा वहाँ पे मेरे को और आपको सब हम लोग जानते हैं कि वहाँ पर ही आजकल जो है वो जगह देने लग गए हैं कॉपी के अंतर्गत ही। तो आप लोग वहाँ पर ये गड़बड़ी ना करें, स्थान ज़्यादा ना घेरें और समय भी बचाएं। अब 1935 के एक्ट की बात करते हैं, इसकी भी प्रमुख विशेषताएं पूछी गई है। आइए इनको भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। पहला, एक अखिल भारतीय संघ। देखिए अभी प्री में आया था ये, और ये गलत हो गया बहुत सारे लोगों का, और फिर बाद में उसको रिमूव भी कर दिया है उस क्वेश्चन को, है ना। तो एक अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय का मतलब है एक अखंड भारत, जिसमें क्या क्या होगा, एक संरचना होगी जिसमें केंद्र और प्रांत या जो ब्रिटिश प्रांत थे वो मिलके बनेंगे, जिसमें देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि एक संरचना होगी, प्रशासनिक एक संरचना होगी
जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 की चीफ कमिश्नर के क्षेत्र और उन देसी रियासतों को शामिल किया जाना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो, क्योंकि अंग्रेजों ने उनको उनकी स्वेच्छा पर छोड़ दिया था कि वे भारतीय संघ में मिले अथवा ना मिले। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि 11 तो ब्रिटिश प्रांत है, यानी कि इस भारतीय संघ में क्या क्या शामिल था, ब्रिटिश प्रांत, चीफ कमिश्नर क्षेत्र और देसी रियासतें अपनी मर्जी से। केंद्र में द्वैध शासन, अभी देखिए 1919 का एक्ट, इसके जस्ट पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ प्रांत में क्या लगाया गया था, प्रांत में था द्वैध शासन। अभी देखा जस्ट हम लोगों ने कि प्रांतों में द्वैध शासन का इसमें प्रावधान किया गया था, लेकिन आप लोग जानते हैं कि प्रांतों में ये द्वैध शासन की जो पद्धति थी वो असफल रही, और इसकी असफलता के कारण ही क्या हुआ कि प्रांतों में 1935 के एक्ट में क्या कर दिया गया, प्रांतों में यहाँ प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था कर दी गई थी, है ना, प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था कर दी गई। लेकिन ये जो द्वैध शासन प्रणाली थी इसको कहाँ लागू कर दिया गया, केंद्र में। यानी पहले थी प्रांत में 19 में और 1935 में कहाँ हो गई दोस्तों, केंद्र में। ये आपको याद रखना है। विधान परिषद का भारत परिषद का अंत तथा संघीय न्यायालय की स्थापना। आपको याद रखना है कि जो भारत का आज का जो सुप्रीम कोर्ट है इसको पहले फेडरल कोर्ट कहा जाता था, संघीय न्यायालय कहा जाता था, और इसकी स्थापना का प्रावधान भी 1935 के एक्ट में था। आगे जाकर के 1937 में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बना, वही फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1950 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना। ये सारे के सारे तथ्य आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। मेरी कोशिश इस लेक्चर में यही है कि आपको ब्रीफ में पूरे की पूरी जानकारी मिल जाए। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। 1947 के एक्ट के बारे में देखिए, आप लोग जानते हैं कि ये एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता तो दो ही थी, एक तो भारत का विभाजन और दूसरा भारत की स्वतंत्रता। तो यहाँ देखिए दो अधिराज्यों, अधिराज्य का मतलब होता है डोमिनियन स्टेट, यानी अभी भी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था अंग्रेजों द्वारा, डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया गया भारत और पाकिस्तान को। भारत और पाकिस्तान के रूप में दो डोमिनियन स्टेट बनेंगे। भारत मंत्री का पद समाप्त कर दिया गया। अभी मैंने जो बताया था आपको कि जो थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया 1909 में जो मार्ले था वो भारत मंत्री या भारत का राज्य सचिव था, ये पद समाप्त हो गया। और संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना भी इसके द्वारा संभव हुआ। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए भाई 1947 में हम लोग आज़ाद हो गए, लेकिन भारत का जो पहली संसद का गठन हुआ था वो 1951-52 में हुआ था, 1951-52 में हुआ था। तो तब तक भारत में अंतरिम संसद के रूप में या अंतरिम विधानमंडल के रूप में संविधान सभा ने कार्य किया था, ये आपको पता होना चाहिए। जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य भी करती रहेंगी। ये भी प्रावधान इसी 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में शामिल था। ये भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। मैंने यही कोशिश की कि ब्रीफ में वो बहुत महत्वपूर्ण विशेष बातें जो परीक्षा में सीधे पूछी जाती हैं और पूछी जा सकती हैं भविष्य में भी, उनके बारे में आपका मैं ध्यान आकर्षित करूं। आगे देखते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के बारे में प्रश्न ये पूछा कि प्रारूप समिति के सदस्यों को आपको बताना है कि कौन कौन थे। तो आप लोग जानते हो कि प्रारूप समिति में टोटल 7 मेंबर थे, है ना, जिसके अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर, ये अध्यक्ष थे। और सदस्यों की बात करें तो एन गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र, इनके बाद ये माधव जुड़ गए थे क्योंकि ये मित्र हट गए थे किसी कारण से, है ना, और डीपी खेतान, इनकी मृत्यु के बाद टी कृष्णमाचारी या टी कृष्णमाचारी को सदस्य के रूप में जोड़ा गया था। तो ये 7 सदस्यीय एक समिति थी जिसने क्या किया था, संविधान को प्रारूप को अंतिम रूप दिया था। आप ध्यान देने वाली बात है कि प्रारूप की जो सिफारिश की गई थी वो संविधान के या संविधान सभा के जो विधायी सलाहकार थे B.N. राव, आपको याद रखना B.N. राव, B.N. राव जी ने प्रारूप की सिफारिश की थी, लेकिन उस प्रारूप को अंतिम रूप किसने दिया था, अंतिम रूप देने का काम किसने किया था, तो इस प्रारूप समिति ने किया था। ये आपको मालूम होना चाहिए। बहुत सारे लोग इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि संविधान का प्रारूप बनाया
संविधान का प्रारूप बनाया संविधान समिति में, ये बात गलत है। संविधान समिति ने उसको अंतिम रूप दिया था, लेकिन उसकी सिफारिश किसने की थी? BL राव ने की थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संविधान सभा की महिला सदस्य कौन कौन थी? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है ना। इनकी संख्या 45 नहीं थी दोस्तों, 15 थी, है ना। ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, इसको ठीक कर लेते हैं। मैं पूरा इसको ठीक से कर देता हूँ। इसकी 15 सदस्य थी, है ना, और 15 सदस्य महिलाएं थी इसमें, जिनका नाम क्या है? सुचिता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, बेगम इजाई रसूल, है ना। ये सभी उत्तर प्रदेश से थी। तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी महिलाएं उत्तर प्रदेश से थी इसमें, है ना। 1 2 3 4 5। इसके बाद में और बात करते हैं आगे। मध्य प्रांत से राजकुमारी अमृत कौर, बिहार से सरोजनी नायडू, बम्बई से हंसा मेहता, मद्रास से जी दुर्गाबाई, अम्मू स्वामीनाथन तथा बेलायुधन, है ना, ये मद्रास से थी। ओडिशा से मालती चौधरी और पश्चिम बंगाल से रेणुका राय और लीला राय। तो ये टोटल 15 महिला सदस्य थी भारतीय संविधान में, महिला सदस्य थी। कितनी महिला सदस्य थी? ये प्रश्न परीक्षा में मेंस में पूछा भी जा चुका है। भविष्य में हो सकता है कि आपसे कभी प्रीलिम्स में पूछ लें कि कौन एक शामिल नहीं थी, या हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रांत से, क्योंकि मध्य प्रदेश का यही हिस्सा था, तो कौन शामिल थी? राजकुमारी अमृत कौर। तो ऐसे प्रश्न आए हैं और ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। मेरे इस सीरीज का उद्देश्य भी अभ्यर्थियों को यही बताना है कि कैसे प्रश्न आए हैं और कैसे प्रश्न भविष्य में बन सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। संविधान सभा के प्रमुख कांग्रेसी सदस्य कौन कौन थे, ये बताने की आपको कोशिश करना। आइए तथ्यात्मक जानकारी ले लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के मेंबर, वल्लभ भाई पटेल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, आचार्य JB कृपलानी, गोविंद वल्लभ पंत, पुरुषोत्तम दास टंडन, KM मुंशी, माफ कीजिएगा, KM मुंशी, TT कृष्णमाचारी और गोविंद खरे। तो ये कुछ लोग हैं जो कि कांग्रेस के सदस्य थे। ये भी जानने लायक बात है, जानने लायक तथ्य है, काफी इंपॉर्टेंट ये तथ्य है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रमुख गैर कांग्रेसी सदस्य कौन कौन थे? यानी कि यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे सीधे 3 मार्कर में कि कौन कौन ऐसे सदस्य संविधान सभा में शामिल थे जो कांग्रेस के मेंबर नहीं थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, N गोपाल स्वामी अयंगर, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, टेकचंद बख्शी, प्रोफेसर KT शाह, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर जयकर। तो ये वे लोग थे जो भी अपने क्षेत्र के काफ़ी एक्सपर्ट और मूर्धन्य प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे, लेकिन ये कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, गैर कांग्रेसी सदस्य के रूप में शामिल थे। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। संविधान सभा की बैठकों की बात करेंगे तो आगे डिटेल में ये प्रश्न आएगा। तो अभी देखिए कि ये जो जितनी भी चर्चा हमने की है आगे भी हम लोग करते रहेंगे, और छोटी लेंथ का शॉर्ट वीडियो सीरीज के माध्यम से मैं सिर्फ इतना, इस लेक्चर का उद्देश्य है कि आप लोग ये सीख सकें कि कौन कौन से तथ्य जरूर आपके उत्तरों में शामिल होना चाहिए, क्योंकि परीक्षक को दोस्तों ये पता होता है, उसे देखना होता है। वही तथ्य यदि आप सीधे उसके सामने रख देते तो वो प्रसन्न होकर आपको बहुत अच्छे नंबर दे देता है, और यदि आप उसको इधर उधर घुमाते हैं, सीधी वो बात नहीं लिखते जो वो देखना चाहता है, वो तथ्य नहीं देते सामने। क्योंकि 2 शब्द याद रखिएगा कि मुख्य परीक्षा का जो मूल मंत्र है वो इन 2 शब्दों के आसपास घूमता है कि आपका उत्तर तथ्यात्मक हो। सबसे पहले तो क्या हो? तथ्यात्मक हो, यानी कि फैक्चुअल जानकारी आपके उत्तर में होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है वर्ड लिमिट बहुत सीमित होती चली जा रही है, तो आपको फैक्ट जरूर लिखना पड़ेंगे। और दूसरी जो बात है कि तथ्यात्मक तो हो ही हो, लेकिन सारगर्भित हो, यानी कि आपको कम से कम शब्दों में अपना उत्तर देना पड़ेगा। सारगर्भिता भी आपके उत्तरों में दिखाई देनी चाहिए। तो तथ्यात्मक प्लस सारगर्भित, यानी कि फैक्चुअल आंसर होना चाहिए, फैक्ट के साथ बातें होना चाहिए, और कम से कम शब्दों में आपके उत्तर को देख के लगना चाहिए कि इससे कम शब्दों में इतना अच्छा उत्तर नहीं लिखा जा सकता। तो कोशिश करिए, लगातार लगे रहिए, लिखने की खूब से खूब प्रैक्टिस करिए दोस्तों। ईश्वर जरूर आपको सफलता प्रदान करे, इसी कामना के साथ में जय हिंद।